चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की अनोखा मुकदमा। टिंकल से ली गई कहानियाँ। दोस्तों ध्यान से सुनना, सारी अच्छी हैं। चलो फिर शुरू करते हैं अनोखा मुकदमा। किसी जमाने में कोई गरीब किसान रहता था। एक दिन जंगल जाकर थोड़ी जलाओ लकड़ी काट लाऊं। सो खच खच इतनी सारी लकड़ियां काट डाली, गाड़ी खींच कर ले जाना मेरे बस का नहीं। आहा, क्यों न अपने अमीर पड़ोसी से उसका घोड़ा मांग लाऊं। सो वह अपने पड़ोसी के यहाँ गया। कृपा करके आप मुझे कुछ देर के लिए अपना घोड़ा दे दे। मैंने गाड़ी भर लकड़ियाँ काटी हैं, उन्हें खुद खींच कर लाना मेरे लिए नामुमकिन है। ठीक है, घोड़ा ले जाओ, पर दोबारा किसी काम के लिए न आ धमकना। इसकी जबान कितनी कड़वी है। मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ, घोड़े का साज लेना तो भूल ही गया। अब वापस गया तो वह घोड़ा भी वापस ले लेगा। सो किसान ने घोड़े की दुम गाड़ी से बांध दी। कच कच, हिन हिन, घोड़ा झटके से आगे बढ़ा और सट! हे भगवान, इसकी तो पूंछ ही उखड़ गई। मेरा पड़ोसी अब मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। और सचमुच तूने मेरे घोड़े का सत्यानाश कर दिया बेवकूफ। अब मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं इसकी पूंछ की कीमत अदा कर दूंगा। पैसा किसे चाहिए? तुझे सजा दिलवाए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अमीर किसान ने न्यायाधीश के पास जाकर शिकायत की। कल अदालत में पेश होने का हुक्म उस किसान को दिया जाए। ही, अच्छा सबक मिलेगा उसे। मेरे घोड़े की पूंछ काट दी हूँ। जब न्यायाधीश का हुक्मनामा पहुंचा, बाप रे, इस न्यायाधीश को मैं खूब जानता हूँ। पक्का घूसखोर है वह, और मुझ पर भारी जुर्माना करेगा। अगले दिन जब गरीब किसान अदालत की ओर जा रहा था, अचानक अर्र धप, मर गया रे। बदमाश, मेरी जान लेने की कोशिश की, चल मेरे साथ अदालत। पर पर मैं जानबूझकर थोड़े ही, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इसका फैसला अदालत में न्यायाधीश करेगा। खैर, मैं भी वही जा रहा था, मुझे सवारी भी मिल जाएगी। अब या तो आजीवन की कैद की सजा होगी या मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। अगर न्यायाधीश ने गलत फैसला सुनाया तो इस पत्थर से उसे जहन्नुम पहुंचा दूंगा। जब फांसी पर ही चढ़ना है तो उसे मारकर ही क्यों न चढ़ूं। जल्दी ही वे अदालत में जा पहुंचे। कार्यवाही शुरू की जाए। अमीर किसान और कोचवान अपनी अपनी शिकायतें अर्ज करने लगे। वक झक पक झक, न्यायाधीश के बच्चे, अगर तेरे फैसले हुए न सच्चे तो इस पत्थर से उड़ा दूंगा तेरी खोपड़ी के परखचे। है वह किसान बार बार अपनी जेब पर हाथ क्यों फेर रहा है? जरूर अशरफिया लाया है जिन्हें वह मुझे देना चाहता है। चांदी के सिक्के भी हुए तो भी चलेगा। उतावली में फैसला करना मुनासिब नहीं। बस हम फैसला सुनाते हैं। जब तक तुम्हारे घोड़े की पूंछ दोबारा नहीं उग जाती, तब तक वह गरीब किसान के पास ही रहेगा। पर अपने खेतों की जुताई के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। और तुम भी इस आदमी के सिर पर उस पुल पर से उसी जगह से कूद जाओ। हिसाब बराबर। क्या? अगर मैं इसके सिर के बजाय ज़मीन पर जा पड़ा तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, यह तो तुम जानो। लेकिन बस मुकदमा खारिज। सुनो, बस मेरा अरबी घोड़ा लौटा दो, मैं तुम्हें 100 मोहरे दूंगा। और मैं भी, पर मुझसे पुल पर से अपने सिर पर छलांग लगाने को न कहो। ठीक है। न्यायाधीश ने जब उसे भीतर बुलवाया, हाँ, अब दिखाओ तो तुम्हारी जेब में क्या है। हाँ, पत्थर। हाँ, मैंने सोच रखा था कि अगर आपने गलत फैसला किया तो इस पत्थर से आपकी खोपड़ी खोल दूंगा। अच्छा हुआ मैंने फैसला इसके पक्ष में दिया, वरना इस समय अल्लाह के पास होता। बदमाश, चल फूट यहाँ से। किसान खुशी से झूमता लौट पड़ा। हाँ, जान बची और लाखों पाए।
घमंडी का सिर नीचा। धीरे चलने की वजह से जंगल के सब जानवर कछुए का मजाक उड़ाते। एक दिन, अब भूत हो गया, मुझे कुछ करना होगा जिससे सब मेरा सम्मान करे। पर कैसे? हाँ, मैं कुश्ती सीखूंगा। मैं पूरे जंगल का सबसे जबरदस्त पहलवान बन जाऊंगा। तब सब मेरा आदर करेंगे। बिल्ली से कुश्ती सिखाने को कहूंगा। सब जानते हैं बिल्लियां कुश्ती लड़ने में उस्ताद होती हैं। तो कुश्ती सीखना चाहते हो? ठीक है, जरूर सिखाऊंगी। चलो शुरू करें। अरे, बिल्ली को बढ़िया कुश्ती आती थी। पर चंद ही दिनों में कछुए ने भी कुश्ती में महारत हासिल कर ली। शाबाश, अब तुम्हें मेरे बराबर कुश्ती आ गई है। अब तो कछुआ बड़ा निडर और अकड़ू हो गया। है कोई जो मुझसे कुश्ती में दो दो हाथ करे? तू कुश्ती लड़ेगा? अबे जा जा, चूहा भी तेरी चटनी बना कर रख देगा। घर जा। और हक है कोई और? जिसने भी कछुए की चुनौती स्वीकार की उसे धूल चाटनी पड़ी। मैं सबसे बढ़कर हूँ। अब तो सब जानवर कछुए के सामने घुटने टेकने लगे। पर बिल्ली ने कभी उसे विशेष महत्व नहीं दिया। यह बात कछुए को खलने लगी। इसने मुझे कुश्ती सिखाई तो क्या हुआ? इसे भी मुझे योग्य सम्मान देना चाहिए। शायद यह अपने को मुझसे बेहतर पहलवान समझती है। क्यों न इसे भी चुनौती देकर यह मसला ही खत्म कर दिया जाए। जानवरों के जमघट के सामने कुश्ती शुरू हुई। कछुए ने कई बार बिल्ली को हवा में उछाला, पर तुम हर दफा अपने पैरों पर खड़ी होने में सफल हो जाती हो। यह गुर तुमने मुझे तो कभी नहीं सिखाया। कुछ बातें गुप्त रखने के लिए भी होती हैं। चलो, अब यह पारी समाप्त कर ही दे। सर धम। हाय, मेरी ढाल टूट गई। बिल्ली जीत गई। हुर्रा। पीठ के गंभीर रूप से जख्मी हो जाने की वजह से कछुआ हमेशा के लिए कुश्ती लड़ने में असमर्थ हो गया। जानवरों के दिलों से बह जाता रहा और उन्होंने उसे फिर पहले की तरह छेड़ना शुरू कर दिया। काश मैंने इतना घमंड न किया होता। 3 अक्लबंद। अब जब हमारे पास थोड़ी रकम है तो क्यों न कोई कारोबार करे। कैसा कारोबार? क्यों न कोई रेस्तरां खरीद ले। मेरे चचेरे भाई के दोस्त का अपना रेस्तरां है और उसकी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। फिर देर किस बात की? चलो कोई अच्छा सा रेस्तरां देखकर खरीद ही ले। यह कैसा रहेगा? ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक कहा। और यह भी बड़ा है। ठीक कहा। और यह, हाँ, यह ठीक रहेगा। ठीक कहा। पर यह होगा कितने का? ज़्यादा महंगा नहीं। माफ़ कीजिए सजनों, मैं आपकी बातें सुन रहा था। मैं इस रेस्तरां का मालिक हूँ और इसे आप लोगों को बेचना चाहता हूँ। कितने में बेचेंगे? आपके पास कितनी रकम है? गिननी पड़ेगी, आराम से गिनिए। 2001, 2002, 2003। हमारे पास तो 17,000 रुपये हैं। चलेंगे। ये रहे होटल के कागजात। कभी सोचा भी न था कि एक दिन किसी रेस्तरां का मालिक बनूंगा। मैंने भी। न मैंने। चलो भीतर चलकर देखें कि खाना कैसा बनता है यहाँ। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो बावर्ची को निकाल बाहर दूसरा बावर्ची रखवा दूंगा। क्या क्या है? समोसे, आलू की टिकिया, मसाला डोसा, चना मसाला बिरयानी। सब ले आओ, सब। मेरे साझेदार की बात सुनी नहीं तुमने? सब ले आओ, जो कुछ भी बना है। खाना तो बुरा नहीं, और भी बेहतर हो सकता है। ठीक कहा। खाने के बाद बावर्ची से बात करूंगा। मैं भी उसे कुछ सलाह दूंगा। जरा अपने आप पर नज़र डालो। है, हमेशा ऐसे ही मैले कुचले कपड़े पहनते हो? बिल संभालिए अपना। बात बदलने की कोशिश न करो और हमें बिल देते हो। तुम्हारी यह जुर्रत? हम इस रेस्तरां के नए मालिक हैं। ठीक कहा। नए मालिक? हाँ, ये देखो कागजात। ये जाली है। जाली है कैसे पता? क्योंकि इस रेस्तरां का मालिक मैं हूँ।
और मैंने अभी तक इसे किसी को नहीं बेचा है। मारे गए। उसने हमें झांसा दे दिया। ठीक कहा, हमारे पास तो बिल चुकाने के भी पैसे नहीं है। तुम्हें चाहे जिसने बेवकूफ़ बनाया हो, पर मैं तुमसे बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। इन्हें रसोई में ले जाकर लगा दो काम पर। हिम्मत मत हारो। कई बड़े होटल मालिक शुरू शुरू में तस्तरिया ही धोते थे। मुंह बंद रख और तस्तरिया दो। ठीक कहा। सब्र का फल मीठा। रानीपुर का राजा देवराज निजी सेवक की तलाश में था, सो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो रानीपुर के निवासियों सुनो। राजा जी के सेवक बनने के इच्छुक कल सुबह महल के आंगन में जमा हो जाए। अगले दिन कई युवक महल के आंगन में इकट्ठे हो गए। नौजवानों, आपको काम पर रखने से पहले मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह एक छेद वाला पात्र है। जो इसे पानी से भरकर दिखा देगा वही मेरा निजी सेवक बनने का अधिकारी होगा। ओ, यह तो नामुमकिन है। मुझसे तो नहीं होगा। सब निराश होकर लौट गए, पर राम और श्याम नामक दो मित्रों ने चुनौती स्वीकार ली। महाराज, हम पात्र भरकर दिखाएंगे। तो फिर देर किस बात की। राम और श्याम काम में जुट गए। चंद घंटे बाद, राम, मेरे ख्याल से हम व्यर्थ ही समय गंवा रहे हैं। शायद महाराज हमें मूर्ख बना रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सो राम लगा रहा। राजा जी ने जरूर कुछ सोचकर ही यह काम दिया होगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे, यह क्या है? हीरे की अंगूठी। जरूर महाराज की होगी। लीजिए महाराज, आप इस अंगूठी को हमसे ढूंढवाना चाहते थे न? नहीं नौजवान, मैं तो यह देखना चाहता था कि तुम में से सबसे धैर्यवान कौन है। अंगूठी अपने पास रखो। मैं तुम्हें अपना निजी सेवक नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद महाराज, मैं इतने ही धैर्य से आपकी सेवा करूँगा। दो पहलवान। यह एक अंड-बंड कहानी है। अंड-बंड कहानी में कुछ भी घट सकता है। तुम देखोगे कि इस कहानी में अजीबोगरीब बातें होती चली जाती हैं। इसका आरंभ यह होता है कि फारस में एक पहलवान था। उसने एक भारतीय पहलवान को चुनौती देने की ठानी, जिसे उन दिनों दुनिया का सबसे महान पहलवान कहा जाता था। रास्ते के लिए कुछ रसद की व्यवस्था कर लेना ठीक होगा। थोड़ा आटा साथ ले चलूं। मुझे भूख और प्यास दोनों लगी हैं। इस पोखर से थोड़ा पानी पी लूं। गड़ब गड़बड़। वह पोखर का आधा पानी पी गया। फिर उसने अपनी पोटली खोली और सारा आटा पोखर में डाल दिया और उसे डंडे से जोर से हिलाया। जल्दी ही लो, तैयार। वाह, कितना स्वादिष्ट दलिया बना है। उसने सारा दलिया खा लिया और ताल से बाहर निकला गया और जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद, मेरा पोखर सूख कैसे गया? यह इसी की करतूत मालूम होती है। बदमाश कहीं का, थट। अरे, यह गुदगुदी कौन कर रहा है? हाथी गुस्से से पहलवान की ओर लपका, परंतु हा हा, लो हम चले। आखिरकार उसे महान भारतीय पहलवान का घर मिल ही गया। अबे ओ महान पहलवान, बाहर आ। हिम्मत है तो कर ले मुझसे दो दो हाथ। मेरे पति घर पर नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारे लिए यह तोहफा लाया हूँ। सासू जी, उस आदमी ने एक चूहा अंदर फेंका है। बहू रानी, मेरा बेटा इसे सबक सिखाएगा। दप। जाओ, पिंजरा लाकर चूहे को पकड़ो। इतने बड़े हाथी को ये चूहा कह रहे हैं? तब तो पहलवान भी पूरा रुस्तम होगा। पर उससे कुश्ती जरूर करूँगा। फारस का पहलवान भारतीय की तलाश में निकला और अंत में दोनों की मुठभेड़ एक जंगल में हुई। वह आदमी सिर पर इतनी लकड़ियां उठाए चला आ रहा था कि हजारों बैलगाड़ियों में समाई जा सके। मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। हो जाए दो दो हाथ यहाँ। मुझे तो दर्शकों के सामने लड़ने में ही मजा आता है। दर्शकों की तालियों से मुझे जोश आता है। लो, यह लो, एक बुढ़िया आ रही है। उसी को हम दर्शक मान लेते हैं। ठीक है। ओ माई, रुको और हमारी कुश्ती देखो। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। एक छोकरी मेरे ऊँट को लेकर भाग गई है। मैं उसका पीछा कर रही हूँ। पर अगर तुम दोनों मेरी हथेली पर चढ़कर कुश्ती लड़ो तो मैं दौड़ते हुए भी देखती रहूंगी। दोनों पहलवान बुढ़िया की हथेली पर कूद पड़े और शुरू हो गई उनकी कुश्ती। बहुत अच्छे, क्या मारा है। वाह, वह रही लड़की। रुक चोटी।
अरे कहाँ गायब हो गई? मैं यहाँ हूँ। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, कितनी गर्मी है, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है। वाह तरबूज! उस लड़की ने 10-20 तरबूज खाए, फिर वह जमीन पर लेटी और उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी, नदी में बाढ़ आ गई और सब जगह पानी पानी हो गया। लड़की की गठरी पानी में बह गई और अंत में रेतीले किनारे पर जा लगी, जहाँ उसकी गांठ खुल गई। बुढ़िया अपने ऊँटों के साथ घर लौट गई। अब तक पहलवानों का कुश्ती करने का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं फिर किसी दिन लौटकर उसे चुनौती दूंगा। अक्लमंद वीर सिंह। विक्रमपुर का राजा कालकेतु बड़ा लालची था। मैंने सभी पड़ोसी राज्यों पर विजय पा ली है, सिर्फ सिंहपुरी बाकी है। पर महाराज, राजा वीर सिंह की फौज बड़ी ताकतवर है। हमें वीर सिंह से आत्मसमर्पण करवाने के लिए चाल चलनी होगी। रुको, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। हम सिंहपुरी के राजा के साथ शांति वार्ता करने का बहाना करेंगे। और राजा ने अपनी योजना मंत्रियों को समझाई। अगले दिन फौरन सिंहपुरी जाओ और राजा वीर सिंह को हमसे मैत्री वार्ता के लिए पधारने का आमंत्रण दो। जो आज्ञा महाराज। मंत्रीगण जल्दी ही वीर सिंह के महल में पहुंचे। महाराज, राजा कालकेतु के कुछ मंत्री आपको उनके राज्य की यात्रा पर आमंत्रण देने आए हैं। अच्छा, मुझे सद्भावना यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। मैं राजा कालकेतु को अच्छी तरह जानता हूँ, जरूर इसमें कोई चाल होगी। तब उन मंत्रियों से कह दो, मैं उनसे मिल तो नहीं सकूंगा, पर उनके राजा का आमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है। जल्दी ही नियत दिन पर मूर्ख मेरे जाल में फंस ही गया। स्वागत है महाराज, हमारे राजा आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज वीर सिंह जी, आपका स्वागत है। यात्रा सुखद रही। आपके आराम की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं? और दोनों राजा आपसी विचार विमर्श के लिए बैठ गए। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो अब बताइए, यदि किसी राजा को मेजबान कैद कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? महाराज, यह तो बहुत बुरा होगा, लेकिन कोई होशियार राजा अपने शत्रु के राज्य में कभी नहीं आएगा। कालकेतु शंकित हो उठा। क्या तुम वीर सिंह नहीं हो? नहीं, मैं उनका एक अदना दरबारी हूँ। उसी समय महाराज वीर सिंह की सेना ने राजधानी पर हमला कर दिया है। हाय, यह क्या हुआ सब? अब मैं क्या करूं? अब आप एक ही काम कर सकते हैं, इस समझौते पर हस्ताक्षर कीजिए, जिसमें यह प्रतिज्ञा है कि भविष्य में आप पड़ोसी राज्यों की शांति को भंग नहीं करेंगे। फिर हम अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। राजा कालकेतु ने चुपचाप समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसे सबक मिल चुका था। कालिया कोआ, देखो हिरन इधर आ रहा है। वाह, वह तो उसी दिशा में दौड़ रहा है जहाँ हम उसे ले जाना चाहते हैं। आहा, वह गुफा में घुस गया। हम भी तो यही उम्मीद लगाए हुए थे। तुम अंदर जाओ और अपनी पूंछ से मार कर उसे बाहर खदेड़ो। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। आज तो अपनी बढ़िया दावत होगी। अरे क्या बात है, अंदर अंधेरा है। अंधेरा तो होगा ही। अरे भाई, यह गुफा है, गुफा के अंदर अंधेरा ही तो होगा। अब तुम अंदर जाकर हिरन को पकड़ो। मैं डरपोक थोड़े ही हूँ, पर मैं जरूर अंदर जाता, पर क्या करूँ, अंदर अंधेरा है। कायर कहीं का। इधर ही रुको, मैं हिरन को बाहर खदेड़ता हूँ। कहीं इन्होंने मेरे दोस्त सोनार को तो अंदर गुफा में घुसेड़ नहीं दिया। हाँ, यह तो उसी के पाँव के निशान है, बदमाश कहीं के। उसे किसी भी तरह बचाना होगा। काम बन गया, इस पत्थर को नीचे ढकेल दूंगा और डूब डूब भागो। पहाड़ टूटकर चट्टानें गिर रही हैं। यह तो पहली चट्टान थी, जल्दी ही एक के बाद एक सारी चट्टानें नीचे आ गिरेगी। हे भगवान, मैं तो यहाँ से भागता हूँ। हाँ, इसी में भलाई है। डूब डूब उसे पकड़ो। तुम कहाँ चले गए थे? तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? चमटक खाने की चिंता छोड़ो, मैं तो खतरा मोल लेकर तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ।
वहाँ मत खड़े रहो, कालिया कह रहा था कि चट्टानें गिरने वाली हैं। ओह, कालिया ने कहा, धड़ धड़ धड़। देखा तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना सरल है। मैं यही खड़ा रहूँगा और सिद्ध कर दूंगा कि यह जगह इतनी सुरक्षित है कि धड़ 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 धड़। मैंने तुम्हें चेताया था या नहीं? हाय आश्चर्य, सचमुच पहाड़ टूट पड़ा। सिनेमा का टिकट। एक दिन एक देहाती शहर में आया और उसने सिनेमा देखने की सोची। एक टिकट देना, यह लो। अपना टिकट दिखाइए, यह लो भाई। है, ओह ओह, जल्दी मुझे दूसरा टिकट दो। पर तुमने अभी तो एक खरीदा था। हाँ भाई, खरीदा तो था, पर दरवाजे पर खड़े उस बेवकूफ़ ने उसके दो टुकड़े कर दिए। शरत। एक था जमींदार, बेहद घमंडी और निर्दय। अपने गांव के किसान तो उसे फूटी आंख न सुहाते थे। चल हट मेरे रास्ते से। एक दिन, आज मैंने जमींदार साहब को बड़े नज़दीक से देखा और मैंने चार दीवारी के ऊपर से झाँक कर उन्हें चाय पीते देखा हूँ। वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर भी तुम उसके सामने बिगी बिली बने रहते हो। अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ बैठकर भोजन तक कर सकता हूँ। हाँ हाँ, अगर तुम उसकी हवेली के पास फटके भी तो वह तुम्हारी खाल उधड़वा देगा। तुम्हें तो सिर्फ बातें बनानी आती है। हाँ हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रही शर्त, अगर तुमने यह काम कर दिखा तो हमारी सारी ज़मीन तुम्हारी मंजूर है। शिगरी जमींदार की हवेली पर। कोई किसान है मालिक? धक्के मार कर निकाल दो। ठहरो, तुम्हारे मालिक के लिए मैं एक खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? यह तो मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। मुझे भीतर आने दो, वरना फिर पछताओगे। शायद कोई खास खबर हो, इसे अंदर ले ही चले तो अच्छा है। ठीक कहती हो, आओ मेरे साथ। ही बात बन रही है। जरा ठहरो, जरा देख लूँ मालिक तुमसे मिलेंगे या नहीं। हुजूर, वह किसान कहता है कि खुसर फुसर। अच्छा, भेज दो। हाँ भाई, तो कहो क्या खुशखबरी है? किसान दबी आवाज में बोला। हुजूर, घोड़े के सिर के बराबर बड़े सोने के डल्ले की क्या कीमत होगी? हुजूर, घोड़े के सिर के बराबर बड़े सोने के डल्ले की क्या कीमत होगी हैं? इस बीच यह क्या कर रहा है? शायद सचमुच इसके हाथ कोई बड़ा सोने का डल्ला लग गया है। ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने देना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं चलता हूँ। रुको भाई रुको, ऐसी क्या जल्दी है? चलो पहले भोजन कर लो। तकलीफ न करो, अब आप जोर देते हैं तो ठीक है। संकोच न करो, पेट भर खाओ। संकोच न करो, भरपेट खाओ। अंधे को क्या चाहिए दो आँख? किसान भोजन पर टूट पड़ा। मारे गए, हम सर तार गए। हाय हाय बेड़ा गर्क। आहा, मज़ा आ गया। हाँ तो वह तुम्हारा घोड़े के सिर जितना सोने का डल्ला है न? ऐसा ऐसा करो, उसे 1 रूबल में मुझे बेच दो। इससे ज़्यादा तुम्हें उसकी कीमत कोई नहीं देगा। कैसा सोने का डला? कोई हो तो दूं भी। क्या कहा? मैं तो यूँ ही जानना चाहता था कि उतने बड़े सोने के डल्ले के दाम क्या होंगे। बदमाश, चल भाग यहाँ से। वैसे भोजन के लिए शुक्रिया। लो, मान गए न? अब तो, पर तुम रो क्यों रहे हो? हम कंगाल हो गए, अब हमें अपनी सारी ज़मीन तुम्हें दे देनी पड़ेगी। अरे मूर्खों, मुझे तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ज़मींदार को सबक सिखाना चाहता था। सच, आइंदा किसी ज़मींदार से न डरना। आखिर वे भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। समाप्त दोस्तों, इतनी कहानियाँ थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी, ताकि आगे भी मैं आपके लिए यह कहानियाँ लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।